हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल और एक्सेप्शन देखे थे, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल थे, इनको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें क्वेश्चन करवाऊंगी तब। अभी आगे पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये जिसमें ये बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है SP, SP2, SP3 और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये जितना भी पोर्शन आपने अब तक पढ़ा है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनकी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कॉन्सेप्ट मिलता है हाइब्रिडाइजेशन का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इसकी एप्लीकेशन मिलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मिलती है? हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या सिर्फ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताता है, कुछ और नहीं बताता, तो देखो ये बॉन्ड प्रॉपर्टी भी बताता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी बॉन्ड प्रॉपर्टी बताता है? बॉन्ड एंगल, जो इनऑर्गेनिक में भी देखा था कि कैसे CH4 का जो बॉन्ड एंगल था वो 109.5 डिग्री था, ये हमने देखा था, 90 नहीं था इसमें, ठीक है ना। एक तो बॉन्ड एंगल बताता है, दूसरा ज्योमेट्री बताता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे CH4 कैसा था? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी इसकी, राइट। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। डायपोल मूवमेंट भी हम इससे बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स में। बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जीज भी बता सकते हैं, एंड एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बता सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है हाइब्रिडाइजेशन से। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ ली है? एक तो बॉन्ड एंगल वाली पढ़ ली है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ ली है, बाकी सारी प्रॉपर्टी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसीलिए 4th चैप्टर में भी आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक फिर से डाल दिया गया है, राइट। अगर वो 2nd यूनिट में से आया हाइब्रिडाइजेशन से, तो वहाँ से तो यही आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल उठा के दे देंगे, उसमें आपसे पूछ लेंगे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल कितना है, ज्योमेट्री क्या होगी, बस। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे हाइब्रिडाइजेशन से वो 4th यूनिट से होंगे। तो हम इसकी एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो है बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर कार्बन से बने मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है वो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इनको एग्जांपल मान के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बताता है। तो हमने ये देखा था कि जो SP3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी, क्योंकि ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हुई हैं, राइट। तो 4 ऑर्बिटल बनेंगी, तो वो चारों स्पेस में कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगी कि इनके बीच का एंगल 109.5 होगा, है ना। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें ये बताया गया है कि ये तो ठीक है कि हाइब्रिडाइजेशन करके ये ऑर्बिटल्स इतने एंगल पे ओरिएंटेशन होगा इनका स्पेस में, लेकिन इसको S और P करेक्टर से जोड़ दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कैसे? जो SP ऑर्बिटल है ना, इसमें 50% करेक्टर किसका है? यहाँ पर देखो, चलो यहीं देख लो, SP है ना, इसमें एक S ऑर्बिटल है, एक P ऑर्बिटल है। तो जो इन दोनों से मिलकर SP ऑर्बिटल बनेगी, उसमें S और P ऑर्बिटल का करेक्टर कितना कितना रहेगा? S ऑर्बिटल का करेक्टर कितना रहेगा? 50%, और P का भी कितना रहेगा? 50%। अगर SP2 ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, 1S की और 2P की। तो यहाँ पे S ऑर्बिटल का करेक्टर कितना रहेगा? 33%, और बचा हुआ किसका रहेगा? 66% P ऑर्बिटल, ठीक। ऐसे ही SP3 ऑर्बिटल है, SP3 ऑर्बिटल में S करेक्टर कितना रहेगा? यहाँ पे एक S ऑर्बिटल है और 3 P ऑर्बिटल हैं, तो S करेक्टर कितना है? 25%, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से S करेक्टर से जोड़ के देखते हैं इसको।
हमने इनऑर्गेनिक में ये तो देख लिया कि अगर sp3 है तो एंगल कितना है, sp2 है तो एंगल कितना है, लेकिन हम s करेक्टर देखते हैं इसमें। तो sp में सबसे ज़्यादा s करेक्टर है 50%, sp ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा s करेक्टर है 50%, तो यहाँ पे एंगल कितना है 180। फिर s करेक्टर थोड़ा और कम हुआ तो एंगल भी कम हो गया 120, एस करेक्टर और कम हुआ तो एंगल और कम हो गया 109.5। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला इन लोगों ने कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना कम, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा एंगल होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि जो एस करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एंगल के। एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब ये जो है इसकी एक एप्लीकेशन बना के तैयार रख दी इन्होंने। अब ये हमें यूज कैसे करनी है, आपको ना ये 3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कोई ऐसे, और इनमें से पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा एंगल किस में है। तो आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो और एंगल बता देना कि कार्बन कार्बन के बीच में एंगल कितना है। तो आप इसमें देखोगे ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp, तो आप बता दोगे इनके बीच में एंगल कितना है 180। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इसका निकलेगा sp2, तो आप बता दोगे कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 120। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन हो गई। यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड एंगल किससे जोड़ दिया है, एस करेक्टर से। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। क्यों होता है ये वो भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एस करेक्टर डिक्रीजिंग पी करेक्टर, यानी कि पी करेक्टर जितना कम होगा तो उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, या ये कह लो कि एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो आप एक ही चीज़ याद रखो, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इंक्रीज विद इंक्रीज एस करेक्टर, ठीक। दिस इज बिकॉज पर्टिकुलर ओरिएंटेशन एज्यूम्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द गिवन हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका मेन रीज़न ये होता है, जैसे पी ऑर्बिटल्स होती है ना वो अपने आप को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन करती हैं, वैसे ही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं sp2 sp, ये ऑर्बिटल्स अपने आप को इस एंगल पे अपने एस करेक्टर के अनुसार अपने आप को ओरिएंटेशन कर लेती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि एस करेक्टर से बॉन्ड एंगल कैसे रिलेट है, और उसी से फिर ज्योमेट्री डिसाइड होगी। अब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं तो हम इसमें एस करेक्टर निकाल के कार्बन और कार्बन के बीच में एंगल बता देंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना बीच में इन दोनों के लगे हुए हैं, इनकी लेंथ कितनी है, इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा है, कौन सा बॉन्ड सबसे छोटा है, ये कैसे बताएंगे। और ये भी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन से जोड़ के बता दिया है। इन्होंने कहा है कि जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। क्यों होगी ये मैं बताती हूँ। देखो एस ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी एटम में जो एस ऑर्बिटल होती है ना, ये n बराबर 1 है शेल, ये n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 शेल में s शेल सब शेल भी होगी और p सब शेल भी होगी। लेकिन ये जो s शेल होगी ना ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है कंपेयर टू p ऑर्बिटल। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा ये जो बॉन्ड लेंथ है ना वो कम होगी। अगर ये जो बॉन्ड जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है उसमें जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उसकी लेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होती है। यही इस लाइन में लिखा हुआ है, एज एस ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस देन अ पी ऑर्बिटल ऑफ स्मॉल शेल ऑफ सेम सेल। पी ऑर्बिटल इसमें डाल दिया, उससे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सिर्फ एस ऑर्बिटल की बात करूँगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल विद मोर एस करेक्टर इज ऑल्सो नियरर टू द न्यूक्लियस एंड इट हैज़ स्मॉलर साइज देन हाइब्रिड ऑर्बिटल विद मोर पी करेक्टर। इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसमें sp है, इसमें sp2 है और इसमें sp3 है, यानी कि इस बॉन्ड में क्या है sp
हाइब्रिडाइजेशन है तो एस करेक्टर 50% है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, डबल बॉन्ड उससे छोटा होगा और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा। ठीक है, इनकी लेंथ कम होगी। तो इस तरह से फिर से एस करेक्टर से इन्होंने बॉन्ड लेंथ को जोड़ दिया है। आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कोई भी कार्बन कार्बन के, और आपसे पूछ लिया जाएगा बॉन्ड लेंथ बता दो, तो आप उसमें सीधा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, एस करेक्टर देख लेना। और हमें तो पता ही है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी बॉन्ड लेंथ कम। ठीक, एक तो ये तो कार्बन कार्बन का एग्जाम्पल हो गया। कार्बन हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं, इधर देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इनकी भी तो बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगी, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब चेंज होगा बार बार तो CH बॉन्ड भी तो अफेक्ट होगी इससे, इनकी बॉन्ड लेंथ भी तो वो कैसे होगा। देखो इस एप्लीकेशन का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो ऑर्बिटल्स है ना sp3 sp, इनमें अगेन इसमें सबसे ज़्यादा एस करेक्टर है और तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। यानी कि जो sp ऑर्बिटल है उसका साइज होगा छोटा, ये साइज का ऑर्डर है, आ सकता है। और उससे बड़ी ऑर्बिटल क्या होगी sp2 और उससे बड़ी sp3। ठीक है, ये साइज है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एस करेक्टर। और यहाँ पे ये डाटा दे रखा है, मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा दे रही हूँ, याद कर लेना इस डाटा को, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से। यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। 1.5 है यहाँ 1.3 है, यहाँ और कम हो गई 1.2। तो ये कार्बन कार्बन की है। अब कार्बन हाइड्रोजन की भी दे रखी है यहाँ पे, देखो इसका क्या मतलब है, sp3 कार्बन हाइड्रोजन, सिंपल सा ये मतलब है। और जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पे 2 H लगे हुए होंगे, और जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे सिर्फ 1 H लगा हुआ होगा। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो ये वाला है। ये sp2 है, यहाँ से हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन से, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एस करेक्टर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, ज़्यादा एस करेक्टर और कम बॉन्ड लेंथ, तो ये भी याद करनी है। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गई एप्लीकेशन में। अच्छा, अब हमने ये दोनों चीज़ें देख ली, लेंथ और एंगल। अब बात करते हैं कि जो बॉन्ड है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हम हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। देखो अगर कोई बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए या एनर्जी पूछ लिया जाए तो दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। अब ये भी एस करेक्टर पर निर्भर करेगा। यहाँ पर देखो इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है तो जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होती है तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। sp का एग्जांपल ये है, जाहिर सी बात है यहाँ पे ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं कार्बन के बीच में, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे ये पहला पॉइंट दे रखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में देखेंगे, यहाँ पे तो इन्होंने लिख दी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम्पल दे दे के पूछेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इन पॉइंट्स पर बेस्ड मैं एग्जांपल डालूंगी, तब समझ में आएगा कि ये पॉइंट्स यूज कैसे करने हैं। यहाँ पर सिर्फ समझ लो कि कैसे चीज़ों को एस करेक्टर से पी करेक्टर से जोड़ दिया गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, ठीक है। बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने के लिए, उनके बीच का एंगल डिफाइन करने के लिए, उनके बीच की लेंथ डिफाइन करने के लिए, कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो डिफाइन करने के लिए। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी और उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तीनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेम बात है, मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस बात को ना प्रूफ करने के लिए यहाँ पे डाटा भी दे रखा है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर लेते हैं पहले। अगर sp3 है, वही है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वही एग्जाम्पल हैं। तो इनका ये डाटा दे रखा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में दी है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी दी है, और ये एनर्जी लगी है इस बॉन्ड को तोड़ने में, ये एनर्जी लगी है इस बॉन्ड को तोड़ने में। अब आ जाएगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि ये तीनों एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे इनको अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो कैसे पता करोगे? डाटा तो तुम्हें दिया नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, तो कैसे पता करोगे? इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो सीधा। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो किस में ज़्यादा एस करेक्टर है। जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर है उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डाटा, तो ये प्रूफ है एक तरीके से, ये जो डाटा है कि हाँ ये ऐसा सच में है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो ना, पूरे बीएससी में ये कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी, इनको पढ़ लो अच्छे से। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको भी इन्होंने एस करेक्टर से जोड़ दिया है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी एटम है, सपोज करो ये एटम है, ठीक है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से अपने पास होल्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एस ऑर्बिटल होती है ना, वो न्यूक्लियस के पास होती है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को और पकड़ के रखेगी, क्योंकि न्यूक्लियस में कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो वो एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और टाइटली बाउंड होते हैं। तो फिर से यहाँ से भी वही कंक्लूजन लिख रहा है कि जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे और भी तो कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन के कंपाउंड हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखेंगे? तो हम उसमें एस करेक्टर निकाल देंगे सीधा सीधा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ये तो एस करेक्टर की परसेंटेज है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एस करेक्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका और ये रहा इम्पोर्टेंट लाइन, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप कहोगे कि इसमें ज़्यादा एस करेक्टर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मैं कहूँ कि कौन सी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगी, तो आप कहोगे sp ऑर्बिटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट करे हैं ना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको कॉपी में नोट्स करके रखने होते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसको देखो, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक इन कैरेक्टर। इन्होंने ये बोला है कि कोई हाइड्रोजन एटम है, ये किसी एटम से जुड़ा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है वो देखते हैं पहले। एसिडिक हाइड्रोजन होने का ये मतलब है, सपोज करो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दोनों के न्यूक्लियस के की वजह से यहाँ पे सराउंडेड है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहे कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये कहता है कि ठीक है तुम निकल जाओ A+ के रूप में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं होल्ड कर लूँगा, मैं इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख लूँगा, तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि नहीं मैं इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हूँ, मैं इन दोनों
इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल सकता तो मैं भी इसमें शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। और ये तो लास्ट पॉइंट में हमने डिस्क्राइब कर ही दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखनी है, एस कैरेक्टर से देखनी है। तो चलो देखते हैं इसको। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सिंपली पीरियोडिक टेबल से उठाए गए हैं, इन सब से एच लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। लेकिन आप कहोगे कि कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता अकॉर्डिंग टू एन और ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में, तो इसमें s करेक्टर ज़्यादा है। तो इसमें s करेक्टर ज़्यादा है तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखूँगा अपने पास, तुम निकल सकते हो H+ की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं ये सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दूँ और यहाँ पे H लगा दूँ, अब बोलूँ, तो ये कहेगा नहीं मैं इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास S करेक्टर ज़्यादा नहीं है, मेरे पास P करेक्टर ज़्यादा है, तो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं देगा। तो इस बुक में ये जो लिखा हुआ है इस पॉइंट में, इसका यही मतलब है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। ठीक है ना। और अगर इन तीनों के बीच में आ जाए कंपेयर करने को कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो आप सिंपली क्या निकाल देना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना। तो देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही हैं हाइब्रिडाइजेशन से, आपको एस और पी करेक्टर निकालना ही पड़ेगा। बस आप ये याद रखना कि इनमें एस करेक्टर क्या क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, और यहाँ डाटा भी दे रखा है। यहाँ पे देखो एस करेक्टर sp3 है, ये 25% है बस, तो एसिडिटी इसकी सबसे कम होगी। अब ना देखो एक होती है एसिडिटी, ठीक है, और इसकी एसिडिटी की वैल्यू होती है Ka वैल्यू होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं कहूँ कि कोई मॉलिक्यूल एसिडिक ज़्यादा है तो उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं कहूँ कि एसिडिटी की वैल्यू कम है तो उसकी Ka वैल्यू कम होगी। और एक और फॉर्मूला होता है एसिडिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं, ये आगे जाके पढ़ोगे, अभी ध्यान दो इस पर सिर्फ। ये होती है pKa वैल्यू एसिड्स की। अगर pKa वैल्यू एसिडिटी के कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे, आप इस सब को भूल जाओ, डाटा वगैरह जो नीचे दे रखा है, सिंपली मुझे ये बता दो कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो आप क्या करोगे फटाफट, आपको तो आता है नहीं Ka वैल्यू pK वैल्यू, आप सिंपली क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे। किसी बच्चे ने इसमें निकाल दिया sp3 और इसमें देखा एस करेक्टर तो कम है, तो वो कह देगा मैम ये जो मॉलिक्यूल है ना इसमें एस करेक्टर कम है, और एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर है, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, तो वो बच्चा ऑर्डर लगा देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बता दिया। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले होते हैं एसिडिटी के, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू। यानी कि एसिडिटी ज़्यादा है तो pK वैल्यू कम होगी। देखते हैं, एसिडिटी का ऑर्डर उल्टा लगा दिया यहाँ पे, इस तरीके से आएगा। तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो pK वैल्यू कम है। देखो यहाँ सिर्फ 25 है, यहाँ 44 है और यहाँ 50 है, राइट। तो इस तरीके से वो pK वैल्यू भी दे सकता है। आपको 3 pK वैल्यू दे दी, मैं आपको 3 pK वैल्यू दे रही हूँ, 5, 10 और 15। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा pK वैल्यू है उसकी एसिडिटी कम होगी, तो 15 की सबसे कम होगी, फिर 10,
फिर 5, इस तरीके से। तो आपको या तो पी के वैल्यू दे दी जाएगी, वैसे दी नहीं जाएगी क्योंकि ये आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो, एस करेक्टर से ही आपको निकालना है, लेकिन नॉलेज के लिए इन दोनों को भी याद रखो। के ए वैल्यू दे देंगे तो जिसकी ज़्यादा के ए वैल्यू है उसकी उतनी ज़्यादा एसिडिटी है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे तो हमने पढ़ ली, माइंड में भी रख लिया, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी और ज़्यादा क्लियर होंगी एग्जाम्पल से, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। लेकिन इनको अच्छे से नोट्स बना के रखना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली हैं आगे भी। अभी पूरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये पूरी बीएससी पढ़ी है, कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी, राइट। तो अच्छे से पढ़ो, इनको रिवाइज कर लो कि कौन सी चीज़ कैसे रिलेट है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बॉन्ड प्रॉपर्टी हमारी एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड हमने क्या क्या देख लिया, बॉन्ड एंगल देख लिया, ज्योमेट्री देख ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख ली, डायपोल मूवमेंट रह गया वो अलग से आगे देखेंगे, बॉन्ड लेंथ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एनर्जी हो गई, एसिडिटी भी देख ली, ठीक। तो अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट।